हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आपका होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं और कैसी कैसी फाउंडेशंस होती हैं, उसके बाद इसके डिज़ाइनिंग के बारे में समझेंगे। तो जो फाउंडेशन है बेसिकली आपके जो बिल्डिंग का सबसे लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर या पार्ट होता है। जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसके अंदर आप अगर ऊपर से देखोगे तो सबसे लोअर मोस्ट दिखेगा, बट जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो सबसे पहले यही बनती है। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका फाउंडेशन। अगर नींव मजबूत नहीं है तो स्ट्रक्चर जितना मर्जी आप ऊपर का मजबूत बना लो, आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ऊपर का ढांचा जितना मर्जी स्ट्रांग हो उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमें फाउंडेशन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फाउंडेशन को अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया तो स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं। तो फाउंडेशन मैंने जैसे कि आपको बताया लोअर मोस्ट पार्ट होता है आपके किसी भी स्ट्रक्चर का, सबसे बॉटम पे आपको मिलता है। अल्टीमेटली लोड जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है, स्लैब आपका बीम्स को देती है, बीम्स कॉलम को, कॉलम अल्टीमेटली फुटिंग को। ठीक है, तो सारा का सारा लोड किस पे आ रहा है, फुटिंग पे। तो लास्ट में फुटिंग या फाउंडेशन हमारी सोइल को हमारा पूरा का पूरा लोड जो है वो ट्रांसफर करती है। इसके बाद ये देखना जरूरी है हमें कि कैसी फाउंडेशन होनी चाहिए हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, जो भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं या जो भी मेरी वहां पर सोइल प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है, तो सोइल के हिसाब से हम फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों को मिला करके ये चेक करते हैं कि किस तरह की फाउंडेशन हमें वहां पर बनानी है, किस तरह की फुटिंग देनी है हमें। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं कि हमारी फुटिंग होती कैसी कैसी है, कितने तरह की हमारी फुटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। एक होती है हमारी आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है हमारी, इसके अंदर हमारे जो बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम को मैंने अलग अलग फुटिंग प्रोवाइड करी है। हर एक कॉलम को एक अलग अलग मैंने कंक्रीट के साथ में मैंने वहां पर उसको एक बेस दिया हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन क्या है, बेसिकली आपका बेस है। तो बेस मैं प्रोवाइड करके चल रहा हूं, बट अगर मैं यहाँ पे हर एक कॉलम को, जितने भी कॉलम है, सपोज ये 3 कॉलम मेरे बिल्डिंग में आ रहे थे, हर एक कॉलम को मैंने सेपरेट बेस दिया, इसका बेस यहाँ पर, इसका बेस यहाँ पर और इसका बेस यहाँ पर, अलग से मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से आइसोलेट कर दिए, एक दूसरे से अलग अलग कर दिए मैंने ये। तो इस तरह की फुटिंग को आइसोलेटेड फुटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये जनरली तब प्रेफर करी जाती है जब आपके कॉलम्स थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, और थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी हम इसको प्रेफर करते हैं। कॉस्ट थोड़ी सी हमें हमारी बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम के नीचे ही कंक्रीट प्रोवाइड करना है। ठीक है, देखते हैं आगे इसका डिजाइन पूरा, इसको अच्छे से डिजाइनिंग भी करेंगे इसकी हम अभी आने वाले वीडियोस के अंदर। तो पूरा इसका डिजाइनिंग करेंगे, इसको समझेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में। फिर एक आती है आपकी कंबाइंड फुटिंग। आपकी वो होती है जब हम सपोज कोई 2 कॉलम है आपके, इन दोनों कॉलम्स को मैंने क्या किया, एक ही बेस प्रोवाइड कर दिया। इन दोनों कॉलम्स को मैंने क्या किया, सपोज ये इसका बेस था, तो ये कॉलम मैंने दोनों एक ही बेस पर यहां पर प्रोवाइड कर दिए। तो ये इस तरह से मैंने सेम बेस जब इनको दे दिया, इसको बोला जाता है कंबाइंड फुटिंग। ये कब दिया जाता है, जब हमारे दोनों कॉलम्स थोड़ा पास पास होते हैं। तो पास पास हमारे कॉलम्स हैं, तो कॉलम पास पास हैं, तो अलग अलग इनकी फुटिंग देना, अलग अलग इनको बेस प्रोवाइड करना थोड़ा मेरे लिए कॉस्टली भी पड़ जाता है और मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग देना और ज्यादा दूर है भी नहीं। तो इन दोनों को एक साथ अगर मैं बेस प्रोवाइड कर सकता हूं तब मैं मेरे लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल भी होगा और कॉस्ट भी मेरी इसमें कम लगती है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि 2 हाफ प्लेट्स लोगे तो वो महंगी पड़ेंगी, एक फुल प्लेट आपको सस्ती पड़ती है। तो बिल्कुल वही आपका यहां पर है, 2 अलग अलग फुटिंग प्रोवाइड करोगे तो वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बट आप सिंगल दे दोगे दोनों को, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आती है आपकी स्ट्रिप भी आपकी कंबाइंड फुटिंग की तरह ही है, बट कंबाइंड फुटिंग में मैंने क्या कहा था कि 2 कॉलम अगर पास पास हैं तो उनको मैंने सिर्फ एक बेस दिया हुआ है। स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है कि आपकी एक लाइन चलती है पूरी की पूरी, एक आपने पट्टी बना दी, उसी पर आपने जितने भी कॉलम आ रहे थे सभी कॉलम्स को आपने एक ही बेस प्रोवाइड कर दिया एक लाइन में। सपोज आपकी एक लाइन आपकी यहां पर आ रही थी ये स्ट्रिप, और एक इसके सपोज इधर वाली आ रही थी, तो इसके ऊपर आपने काफी सारे कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और एक यहां आ रही थी, इसके ऊपर कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए, या फिर आप इसके ऊपर वॉल दे सकते हो, आरसीसी वॉल, या कोई भी आप किसी भी तरह की इसके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हो।
बेसिकली आपको समझना क्या है, स्ट्रिप होती है ये, किसी एक पट्टी की तरह चलती है जिसके ऊपर मैं कॉलम्स या फिर वॉल जो है वो प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो ये आपकी एक काफी लंबी पट्टी चलती है, विड्थ ज्यादा नहीं होती, इसकी लंबाई ज्यादा होती है, दीवार की तरह, जैसे हम एक वॉल बनाते हैं सेम वॉल की तरह होती है। इसके ऊपर भी आप बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ बनाते हो और उनको सेम बेस देते हो एक स्ट्रिप की फॉर्म में। ये चीज क्लियर। अब इसके बाद आती है आपकी स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग हमारी वो फुटिंग होती है जहां पर मैं दो कॉलम्स को किसी एक बीम के द्वारा ज्वाइन करता हूं। ठीक है, किसी एक बीम के द्वारा, ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग बीम है। इसको आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे भी हो सकती है, बट अगर हमारा जो कॉलम है वो थोड़ा सा इसेंट्रिक है, ठीक है, इस वाले कॉलम पे इधर हमारा बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है, तो इसेंट्रिसिटी आएगी, कुछ ये गिरना चाहेगा इस तरफ, सपोज इस तरफ गिरना चाहेगा ये, तो मैंने इसको क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया। यहाँ पे कोई एक मैंने यहाँ पर बीम प्रोवाइड कर दिया, सपोज ये आपका क्या होगा, कनेक्टिंग बीम। तो ये बीम मैंने यहां पर इन दोनों के बीच में प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो इसेंट्रिसिटी की वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था लोड का, वो यहां पर क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए एक तरह से, और जो नीचे से इसके ऊपर सॉइल प्रेशर लगाएगी वो हमारा सीजी के साथ में मैच कर जाए। वो जो अभी मैं सॉइल प्रेशर और जो बोल रहा हूं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें वो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बेसिकली सीजी को मैच करने के लिए, इसेंट्रिसिटी हटाने के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, इसको डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए भी दे सकते हैं हम, कि एक दूसरे से कम या ज्यादा सेटलमेंट ना करें ये दोनों। ठीक है, तब भी मैं ये इस तरह की यहां पर बीम जो है या स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड कर सकता हूं। तो एक तरह से ये हो गई हमारी। एक हो गई हमारी राफ्ट, या फिर इसी को मैट फाउंडेशन भी कहा जाता है। राफ्ट या फिर मैट, इसको आप लिख सकते हो राफ्ट और मैट फाउंडेशन। मैट नाम से ही पता चल रहा है आपको, मैट का मतलब क्या है, किसी एक कालीन की तरह होगी। ठीक है, जो कि आपने नीचे पायदान जैसे होता है, मैट जो होता है आपका, वो आपका क्या रहता है, बहुत बड़े उस पे रहता है एरिया पे, और उसके ऊपर आपने बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो दिए हुए हैं। सपोज ये पूरा आपका प्लॉट था, ठीक है, प्लॉट एरिया जो आपको बनाना है वो पूरा का पूरा आपका ये था। अब इतने पूरे के पूरे प्लॉट में आपने क्या किया, एक नीचे पहले क्या किया आपने, पूरा का पूरा जो है वो फाउंडेशन का पार्ट जो था वो सारा का सारा आपने एक्सकवेशन करके मिट्टी निकाल दी वहां से। उसके बाद आपने पूरी एक स्लैब की फॉर्म में वहां पे कास्टिंग कर दी। स्लैब की फॉर्म में एक ये बेसिकली स्लैब ही होती है जो कि हम फाउंडेशन में फुटिंग के टाइम पे बनाते हैं। इस स्लैब के अंदर से फिर हमारे अलग अलग कॉलम, जितने भी हमारे बिल्डिंग के अंदर बनने थे, सभी कॉलम इसी के अंदर से निकलते हैं। सभी कॉलम्स को हम सेम बेस प्रोवाइड करते हैं। जनरली जब होता है, जब हमारे कॉलम्स जो है वो काफी पास पास होते हैं, तो काफी पास पास हैं तो अलग अलग देना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, सूटेबल भी नहीं है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी हमारी। और अगर सेटलमेंट भी थोड़ी ऊपर नीचे होती है इनकी डिफरेंशियली, मतलब मिट्टी हमारी थोड़ी सी सेटलमेंट वाली है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी मैं ये देता हूं कि अगर सेटलमेंट हो तो सभी की एक साथ हो या सभी की ना हो। ठीक है, जनरली तो मैं चाहता नहीं हूं कि ना हो सेटलमेंट, बट अगर होती भी है तो सारी की सारी एक साथ हो, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ना बने। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन जो है वो दे देते हैं। एक होती है आपकी पाइल फाउंडेशन। ठीक है, पाइल फाउंडेशन हमारी जनरली जो है लूज सॉइल्स में दिखती है, जैसे कि आपका बुर्ज खलीफा आपने देखा होगा, तो वहां पर आपको इस तरह के पाइल्स, या उस पर्टिकुलर दुबई में आप जो देखते हो स्ट्रक्चर्स, तो जनरली आपको पाइल फाउंडेशन दिखती है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो आपकी थोड़ी सी लूज होती है, वहां पे लूज सैंड है, तो वो थोड़ा सा सेटलमेंट के लिए उसको आप वाइब्रेशंस वगैरह आएंगी तो वो सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। एक हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता बेसिकली, तो पाइल्स वगैरह हम वहाँ पर फॉलो करते हैं। हमारे वाटर बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर भी हम पाइल्स देते हैं। ठीक है, तो पाइल्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से ये भी एक तरह से पिलर्स, जैसे हमने देखा कि एक कॉलम ही है बेसिकली ये, बट हम क्या करते हैं, ग्राउंड के नीचे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्राउंड के नीचे वाले कॉलम को मैंने पाइल बोल दिया, बस साधारण भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो सपोज ये ऊपर से आ रहा था, ये मेरा क्या है, कॉलम है सपोज, तो ये कॉलम हमारा यहाँ पे किसी एक फुटिंग पे रेस्ट किया, इसको हम बताऊंगा क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ये अलग अलग जो है ये पाइल्स प्रोवाइड कर दिए यहाँ पर,
इनको बोला जाता है पाइल्स। ठीक है, ये होते हैं पाइल्स, जिसको मैंने अलग अलग यहाँ पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं हमारे, इनको सिलेंड्रिकल या फिर आपके रेक्टेंगुलर जैसे भी शेप आप इसको बनाओगे तो उस तरह से आपको यहाँ पे दिखते हैं ये। अब इनको मैंने क्या किया, सभी पाइल्स को किसी एक कवर के साथ में ढक दिया ताकि ये सभी जो है एक साथ इसके लोड को बियर करे, सभी का लोड जो है, सभी के ऊपर जो है बराबर बराबर लोड आए ऊपर से आने वाले कॉलम का। तो ये जो लोड होगा इन सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ये चीज, ये क्या है आपकी पाइल कैप। तो ये क्या कहलाती है आपकी पाइल कैप। पाइल कैप जनरली मैंने बताया दुबई जैसे एरियाज में आपको जहां पे लूज सैंड वगैरह होती है वहां पे ये आपको प्रोवाइड करते हो। तो वो खैर आपका हो गया कि कहाँ पे दी जाती है कहाँ पे नहीं, बट आपको आइडिया हो गया थोड़ा सा कि अलग अलग हमारी जो फाउंडेशंस हैं या फुटिंग्स हैं वो कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, मेन से जो थी वो हमने यहाँ पर समझ ली। इसके बाद हम जो मेन जो डिजाइनिंग करने वाले हैं वो आइसोलेटेड फुटिंग को लेकर ही करेंगे। पूरा डिजाइनिंग जो होगा इसको कैसे करेंगे, कितना सरिया देना है, कितना कंक्रीट देना है, सब कुछ निकाल लेंगे, वो आइसोलेटेड के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। अब आइसोलेटेड को पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं डीप में। क्या, एक तो शेप पे बेस्ड आपकी आइसोलेटेड फुटिंग चेंज हो सकती है, दूसरी आपकी थिकनेस की वजह से भी आइसोलेटेड फुटिंग है वो चेंज हो सकती है, या उसके टाइप्स हम बना सकते हैं। कैसे, शेप के बेसिस पे जो भी शेप होगी उसको उसी तरह का नाम दे दिया जाएगा। जैसे रेक्टेंगुलर अगर फुटिंग देता हूं तो सपोज रेक्टेंगुलर फुटिंग मैंने दी, ऊपर से जो कॉलम आ रहा था, सपोज ये मैंने यहां पे क्या शो किया हुआ है, ये कॉलम है, कॉलम है ये आपका, जिसका लोड आपका फुटिंग को बर्दाश्त करना था, यहाँ पे फाउंडेशन के ऊपर आ रहा है बेसिकली। तो ये कॉलम का लोड आपका इस फुटिंग पर आ रहा था, तो हमने यहाँ पर जो फुटिंग दी है वो कैसी है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप की। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे एरिया के हिसाब से भी और लोड पैटर्न के हिसाब से भी कैसी शेप मुझे देनी चाहिए यहाँ पर। तो रेक्टेंगुलर मैंने यहाँ पर सपोज दिए तो शेप L क्रॉस बी इसका साइज हो जाएगा। स्क्वायर देता हूं तो शेप हमारी स्क्वायर शेप हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगा, इधर भी और यहां पर भी, मतलब सेम साइड, इक्वल साइड्स हो जाएंगी हमारी। ये बीच में कॉलम प्रोवाइड किया हुआ है। सर्कुलर है तो सर्कुलर शेप आपको दिखेगी किसी भी डायमीटर d की। तो शेप के बेसिस पे आपकी ये अलग अलग जो है आइसोलेटेड फुटिंग हो सकती है, जो मोस्ट कॉमनली आप लोग प्रोवाइड करते हो। मोस्ट कॉमन केसेस में यही तीन आपको दिखाई देंगे। ये आपको जनरली सर्कुलर किस में दिख जाते हैं, मेट्रो DMRC के पिलर्स के अंदर दिख जाएंगे। स्क्वायर जो है आपको नॉर्मली जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है और रेक्टेंगुलर भी। अगर थिकनेस की बात करता हूं तो फुटिंग की जो थिकनेस हमने प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे हमारी फुटिंग जो है वो आइसोलेटेड, वो भी दो तरह की हो सकती है। एक जिसके अंदर थिकनेस कांस्टेंट रहे, मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस रहे, यहां से लेके यहां तक पूरी पूरी फुटिंग की थिकनेस क्या है, सेम है D। ठीक है, तो सेम थिकनेस की अगर होती है तो उसको यूनिफॉर्म थिकनेस बोल देंगे आइसोलेटेड में ही। अगर थिकनेस मैंने सपोज चेंज कर दी, स्लोप्ड फॉर्म में मैंने दे दी, यहां पर जैसे दी हुई है ये इस तरह से स्लोप्ड फॉर्म में मैंने यहां पर इस तरह से स्लोप दे दिया इसको, अगर तो फुटिंग की यहां से लेके यहां तक ये देखो इस तरह से चेंज हो रही है ना, यहां पर डेप्थ या थिकनेस कह सकते हो आप। तो ये यहां पर हमें यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं मिल रही, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप्ड फुटिंग। तो इस तरह की भी फुटिंग मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है और किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा प्योरली डिजाइनिंग का आपका पार्ट होता है कि आप किस तरह की फुटिंग जो है वो वहां पर देना चाहते हो। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे अच्छे से, आइसोलेटेड को डिजाइनिंग भी करेंगे अभी। तो अभी ये एक तरह से ओवरव्यू था कि किस तरह की फुटिंग्स हमें पता है और किस तरह की फुटिंग्स हम डिजाइन कर रहे हैं और उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, बेसिकली कौन सी फुटिंग की कहाँ पे जरूरत पड़ती है, क्या होती है, थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया मिल गया हमें। इसके बाद हम इसको डिजाइनिंग में भी करते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग करेंगे इसका भी। तो आई होप सारी जो चीजें हैं अभी तक ये फुटिंग्स के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नोट कर लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं फुटिंग के बारे में कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो कि हम अभी डिजाइनिंग में यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमारी फुटिंग का एरिया कितना होगा, कितनी मुझे ये फुटिंग जो देनी है उसकी लेंथ और विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, बेसिकली एरिया हमारा वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं। इसके अलावा
हमारा जो फुटिंग का जो मेन पार्ट होगा कि जो सोइल हमारी फुटिंग के नीचे प्रेजेंट है वो बेसिकली कितना प्रेशर हमारी फुटिंग पर लगा रही होगी। इन्हीं सब के बेसिस पर डिजाइन करूंगा मैं सोइल के रेफरेंस में हमारी फुटिंग को। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो एरिया ऑफ फुटिंग है जो मुझे रिक्वायर्ड है वो कैसे होगा। एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड एंड नेट सोइल प्रेशर, जिसको हम डिजाइन सोइल प्रेशर भी बोलते हैं। सपोज हमारा अगर मुझे ये चीजें निकालनी है, मुझे चाहिए, तो कुछ चीजें जो मुझे ऑलरेडी पता होंगी वो क्या क्या होंगी कि एक तो लोड फ्रॉम कॉलम, जो आपका लोड आ रहा होगा ऊपर से, जो कॉलम लोड ट्रांसफर करेगा फुटिंग पर। सारा आपने डिजाइन किया है, कॉलम जब आप डिजाइन करते हो तो आप उसको आपको पता होगा कि कॉलम के ऊपर लोड कितना आ रहा है या वो लोड कितना ट्रांसफर करने वाला है फुटिंग पर। तो ये चीज हमें पहले ही डिजाइन करने की वजह से पता है कि कॉलम कितना लोड ट्रांसफर करेगा, तो ये भी मुझे पता होगा। और हाँ, एक चीज यहां पर बहुत ध्यान से समझने वाली है कि जो कॉलम से लोड आएगा, सपोज मैंने कितना बोला, P किलो न्यूटन वर्किंग लोड, जो एक्चुअल में मुझे एक्चुअल लोड या फिर वर्किंग लोड जो होगा, ये इसी लोड के लिए ही मैं इसी को एज इट इज यूज करूंगा। इसको फैक्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं WSM की बात करूं या फिर LSM में। WSM में तो नॉर्मली फैक्टर हम करते ही नहीं है, तो उसकी तो टेंशन खत्म। बट LSM के अंदर भी मैं इसको फैक्टर नहीं करता, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नोट करके लिखाइए कि इन LSM एंड WSM बोथ एक्चुअल लोड इज टेकन एंड एरिया ऑफ फुटिंग इज डिजाइन्ड फॉर द एक्चुअल लोड्स ओनली। ठीक है, फॉर द एक्चुअल लोड ओनली। इसी एक्चुअल लोड के लिए आपकी जो फुटिंग है वो डिजाइन करी जाएगी कॉलम की। क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि हम जब आगे जो यूज करेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो ऑलरेडी आपकी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में ही आएगी, तो वहां पे यूज कर लेते हैं जनरली हम, तो उसकी वजह से फिर हम यहां पर नहीं लगाते फैक्टर। ठीक है, तो चीजें कुछ अलग वे में मैनिपुलेट की जाती हैं यहां पर, कि यहां नहीं लगाया तो कहीं और मैनेज किया है उसको, इसीलिए यहां पर सिर्फ इसको वर्किंग या फिर एक्चुअल लोड ही यूज करूंगा। देखिए अब कैसे करते हैं। जो गिवन दूसरी चीज क्या पता होगी हमें, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का मतलब कि जो सॉइल इसके नीचे प्रेजेंट है कहीं वो फेल ना कर जाए, कि इतना लोड ऊपर से आ रहा है कि सॉइल मिट्टी ही फेल कर गई, धस जाए, सेटलमेंट हो जाए, शेयर फेलियर हो जाए, कोई भी फेलियर हो सकता है आपका। तो इस तरह के जो आपकी फेलियर्स हैं वो सारी स्टडी करके सॉइल के ऊपर आपने क्या निकाला, सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट करी यहां पर। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करना भी सीखोगे जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे। ठीक है, उसके अंदर आप सब ये चीजें कैलकुलेट करोगे। तो अभी यहां पर डिजाइन करते टाइम हमारे पास ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। इसके अलावा क्या पता होगा, ग्रेड जो हम यूज करने वाले हैं स्टील और कॉन्क्रीट का। ठीक है, साइज ऑफ कॉलम, जो कॉलम हमारा ऊपर से लोड ट्रांसफर कर रहा है उसका साइज भी मुझे पता है कि कितना है। मुझे क्या डिजाइन करना है, बेसिकली सिर्फ फुटिंग। इसके अलावा सभी चीजें मुझे ऊपर के स्ट्रक्चर की पता है। तो देखिए अब डिजाइन कैसे करूंगा, ये सब चीजें तो मुझे पता थी। मुझे पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि कितना एरिया मुझे चाहिए होगा अगर इतना लोड मुझे ट्रांसफर करवाना है फुटिंग के द्वारा मिट्टी पर। ठीक है, कितना बड़ा एरिया चाहिए होगा, लोड ट्रांसफर ही करना ना बेसिकली काम तो इनका। देखो जो भी कंपोनेंट है आपके बिल्डिंग के अंदर, कोई भी कंपोनेंट लगा लो, उसका जो बेसिक काम होता है वो होता है लोड को ट्रांसफर करना खुद से दूसरे के ऊपर। स्लैब के ऊपर लोड आया, उसने खुद लोड नहीं लिया, उसने क्या किया, अपना लोड दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। किसको? बीम को। बीम के ऊपर लोड आया, अब उसने भी नहीं लिया, उसने क्या किया, अपना लोड कॉलम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। कॉलम के ऊपर आया, उसने भी नहीं लिया, उसने क्या किया, फुटिंग के ऊपर कर दिया। तो ऐसे ट्रांसफर होता हुआ लोड हमारा कहां पे पहुंचा, फुटिंग पर। अल्टीमेटली फुटिंग भी लोड नहीं लेगी, ये भी क्या करेगी, अपना लोड आगे सॉइल पर ट्रांसफर कर देगी। इसीलिए ये जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो भी यहां पर ध्यान में रखी जाती है। तो अल्टीमेटली लोड तो किसको लेना है, सॉइल को। धरती में ही जाएगा वो लोड तो, ठीक है, कोई अपने आप नहीं ये बियर करने वाले, बस वो ये कि ट्रांसफर कैसे कर रहे हो आप लोड को, वो चीज आपकी मैटर करती है। कंपोनेंट्स कैसे डिजाइन करने हैं, सिर्फ एक यही आपका जो कह सकते हो कि बेसिक की पॉइंट है जो आपको समझना है। यहां पर भी क्या करेगा, खुद लोड लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सॉइल के ऊपर। तो अब कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट, कितने एरिया से करवाना है मुझे, मतलब फुटिंग का एरिया क्या होना चाहिए जिससे वो लोड को ट्रांसफर करे, वो मैं यहां से निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, सपोज जो हमारा लोड आ रहा है कॉलम से, ये हमारी सपोज फुटिंग है। कॉलम क्या करेगा, फुटिंग हमारी यहां से शुरू हो रही है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, सपोज यहां तक हमारा कॉलम था,
इसने क्या किया, यहां से पी लोड जो है इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, फुटिंग के ऊपर। यहां पर मैंने शो किया हुआ है, फुटिंग के ऊपर पी लोड इसने ट्रांसफर कर दिया, अपना शिफ्ट कर दिया लोड। ठीक है, चलो जी ठीक है। अब फुटिंग के ऊपर बात आती है। अब फुटिंग इसको आगे यहां पे इतने एरिया के थ्रू क्या करेगी, अब आगे आने वाली, इसके बाद आने वाली मिट्टी के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, बट कितना एरिया चाहिए इसको ट्रांसफर करने के लिए, वो देखो। तो सपोज पी लोड हमारा आ रहा था ऊपर से, इसके बाद मैंने क्या एक और लोड जो मान लिया, क्या, जो इसका खुद का वजन भी आ रहा होगा। ठीक है, यहां पे तो पी लोड हमारा जो है इसने कॉलम ने इसके ऊपर लगा ही दिया, बट यहां से लेके यहां तक तो आपकी क्या है, फुटिंग है ना। तो यहां से लेके यहां तक फुटिंग के ऊपर आया लोड, इसके बाद यहां पे मिट्टी के ऊपर जाएगा। तो उससे पहले तो क्या हुआ, आपका फुटिंग का वजन भी इसके ऊपर ऐड हो गया, मिट्टी के ऊपर जब तक पहुंचा लोड तो किसका ऐड हो गया, जो फुटिंग का था। तो फुटिंग का खुद का भी एक सेल्फ वेट आएगा, या सेल्फ वेट की वजह से उसका लोड आएगा। कितना, हम मानते हैं 10 से 20% आपका होता है जो कि कॉलम लोड ट्रांसफर करता है, उसका खुद का वजन जो होगा फुटिंग का। तो मैं मान के चलता हूं 0.2 टाइम्स पी, जितना लोड ट्रांसफर करेगा कॉलम फुटिंग के ऊपर, उसका सपोज 20% हिस्सा आपका फुटिंग के वेट के रूप में नीचे एक्ट करेगा, मतलब एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाएगा। कितना, 20%। जितना कॉलम ने ट्रांसफर किया था उसका 20% लोड एक्स्ट्रा बढ़ गया फुटिंग के खुद के वेट की वजह से। क्लियर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, पी लोड तो हमारा यहां से आ रहा था, टोटल लोड कितना हो जाएगा, पी तो ऊपर से आया था प्लस 20% जो हमारा यहाँ पे फुटिंग का बढ़ गया। तो ये कैसे आ गया, पी टी को मैं पी टोटल को क्या लिखा है मैंने, पी टी। तो ये कैसे हो गया हमारा, P प्लस 0.2 पी, ये ठीक है। तो 1.2 पी लोड हो गया हमारा, P जो ऊपर कॉलम ने दिया और प्लस 20% जो आपका फुटिंग के वेट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, टोटल लोड आ गया, मुझे पता चल गया कि इतना लोड मुझे ट्रांसफर करवाना है। क्लियर। अब एरिया इतने लोड के लिए कैसे निकाल लूंगा, एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं, देखो फॉर्मूला नहीं बनाना, उससे पहले आपको पता है लोड क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। लोड क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हमने किससे रिप्रेजेंट करी है यहां पर, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारी जो स्ट्रेस सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, सपोज यहां पर स्ट्रेस Q नॉट इनटू में एरिया इक्वल्स टू जो टोटल लोड होगा, यही ट्रांसफर कर रही होगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, टोटल लोड किसके बराबर होगा, जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी थी स्ट्रेस इनटू में जितने एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो सारा टोटल लोड होगा। मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं, टोटल लोड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वही मैंने यहां से की है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कोई अलग से नहीं बनाया मैंने, ये मैंने आपको बस बताया है, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। इसी फॉर्मूले से हम यहां पे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एरिया कौन सा है, जिस एरिया पे आपने लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब फुटिंग का एरिया। और ये क्या थी, स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस आ रही होगी हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी है बेसिकली, जो हमारी सोइल की स्ट्रेस ही है, वो यूनिट से हमें पता चल जाएगा, ये कैलकुलेट भी करेंगे सोइल जब पढ़ेंगे। तो यहां पे जब मैंने देखा कि एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकाल सकता हूं, पीटी अपॉन क्यू नोट, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है, पीटी की वैल्यू क्या थी 1.2 पी, यहां पे निकाली थी, अपॉन क्यू नोट। यहां से मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे वैल्यूज पता चल गई, जो भी हमारा आएगा उसको L क्रॉस बी, जो भी रेशियो मैं यूज करना चाहता हूं उसके हिसाब से मैं यहां पे L क्रॉस बी बना दूंगा। या कुछ अगर मेरी विड्थ जो है, अगर वो सपोज कन्फाइंड है, ठीक है, कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। एरिया आपको पता चल गया, एरिया के हिसाब से अब आप फिर इसको स्क्वायर देना चाहो या रेक्टेंगल देना चाहो, जो भी आपकी मर्जी है वैसे आप यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। हमें एरिया पता चल गया। अब इसके बाद एरिया तो पता चल गया, बट इसके बाद एक चीज और हमारी आएगी, जो हमारी डिजाइन जब हम करेंगे तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी। क्या, एक सोइल प्रेशर, मतलब सोइल प्रेशर हमारा जो नीचे की तरफ से एक्ट कर रहा होगा। मतलब सपोज यहां पे ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है, आपका प्रेशर ही है। ठीक है, जो ऊपर से तो लोड ट्रांसफर हो रहा था, पी लोड इसने दिया, 0.2 पी इसने फुटिंग ने दिया, तो टोटल 1.2 पी नीचे की तरफ लग रहा है। बट नीचे से भी तो एक रिएक्शन के रूप में एक स्ट्रेस या एक प्रेशर लग रहा होगा ना,
तो वो आपका क्या कहलाता है, सोइल प्रेशर। इसने नीचे सोइल की तरफ प्रेशर लगाया, इसको दबाया, सोइल क्या करेगी, उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, जिसको हम सोइल प्रेशर बोलते हैं। तो नीचे से इसको रिएक्शन मिलेगी तभी तो रुकेगी ना ये। जब नीचे से सोइल इसको रोकने के लिए कुछ फोर्स या प्रेशर लगाएगी तभी तो फुटिंग इस जगह पे रुकेगी। अगर ये फोर्स आएगा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ही धंस जाएगा। सपोज देखो ये मेरा मार्कर है, मैंने पकड़ा हुआ है, ये मार्कर मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं। अब मेरा फोर्स मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं, कोई रोकने वाला नीचे की तरफ से ऊपर के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, सपोज यहां से इसको अपनी दूसरी फिंगर से रोक लिया, अब मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, इतना ही मैं नीचे से लगा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, एक ही जगह पे रुक गया। अब अगर सपोज यहां पर ये फोर्स नहीं है और मैं लगा रहा हूं तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसा ही सेम यहां पर है, फुटिंग अगर यहां पर नीचे इसको रिएक्शन नहीं मिल रही, सोइल इसको नहीं रोक रही, तो ये क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, नीचे सेटल कर जाएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए हम यहाँ पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल निकालते हैं कि कितना बर्दाश्त कर सकती है वो, ठीक है। तो यहां से हमें एक प्रेशर मिलेगा, सोइल प्रेशर, जिसको मैं टोटल लोड अपॉन एरिया से भी यहाँ पे लिख सकता हूं कि जितना टोटल लोड हमारा आ रहा है उतना अपॉन जितने एरिया से हमें एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उतनी ही हमें यहाँ पे स्ट्रेस मिल जाएगी, जिसको स्ट्रेस या सोइल प्रेशर हमने बोला है। तो जो टोटल प्रेशर हमें मिलेगा नीचे से यहां से जो टोटल हमें स्ट्रेस या टोटल प्रेशर लगा रही होगी सोइल इसके ऊपर, वो कितना होगा, यहां पे हमने देख लिया टोटल लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो टोटल तो हमें इतना मिल रहा होगा, टोटल लोड कितना था 1.2 P अपॉन L क्रॉस B, ये क्या है PT अपॉन एरिया। ये बोल सकता हूं टोटल लोड अपॉन एरिया। टोटल लोड की वैल्यू हमने देखा था 1.2 P थी, एरिया हमारा L क्रॉस B। क्लियर, इतना तो हमारा टोटल प्रेशर नीचे से मिल रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा ये टोटल प्रेशर हो गया, बट ये टोटल प्रेशर जो हमें मिल रहा है इसके अंदर भी आपको एक नेट प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। नेट प्रेशर क्या होगा वो देखते हैं अभी एक बार। देखो जो हमें पहले ये देखते हैं, जो प्रेशर हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा किसकी वजह से, फुटिंग के खुद के वेट की वजह से, वो कितना होगा, फुटिंग का खुद का जो वेट था उसकी वजह से लोड जो आ रहा था कितना 0.2 P, तो उसका लोड अपॉन उसका एरिया, उतना स्ट्रेस या उतना प्रेशर कौन लगा रही होगी, फुटिंग नीचे की तरफ वजन जो दे रही थी उसी की वजह से कुछ प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा था ना। तो वो जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा था हमारा फुटिंग के वेट की वजह से, वो कैसे लिखूंगा मैं, फुटिंग के वेट की वजह से आने वाला लोड अपॉन फुटिंग का एरिया, ठीक है। लोड अपॉन एरिया प्रेशर आ जाएगा, या स्ट्रेस या प्रेशर एक कोई भी बोल सकते हो यार, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी वजह से कितना आ रहा था 20% जो पी का था 0.2 P अपॉन ए, ये हमारा क्या लिख दिया, सपोज मैंने वेट स्ट्रेस ड्यू टू या प्रेशर ड्यू टू फुटिंग, तो प्रेशर ड्यू टू फुटिंग WF कितना आ गया, लोड अपॉन एरिया, लोड कितना था 0.2 P अपॉन एरिया। तो ये चीज क्लियर होगी हमारे दिमाग में कि हाँ इतना प्रेशर हमारा फुटिंग की वजह से आ रहा था, ठीक है। अब नेट प्रेशर और फुटिंग ड्यू टू विच फुटिंग इज बेंडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक चीज देखो यार, हमारी फुटिंग सपोज यहां पे ऐसे थी, ठीक है। अब इस फुटिंग के ऊपर नीचे की तरफ भी लोड लग रहा था, कुछ पी लोड भी लग रहा था और इसके खुद के वेट की वजह से भी कुछ लोड लग रहा था, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस लग रही थी, लोड है तो लोड की वजह से स्ट्रेस भी आएगी, ठीक है। इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी सपोज, तो टोटल स्ट्रेस नीचे कितनी लग रही थी हमारी PT अपॉन ए, इतना ही हमें फिर टोटल ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल गया, टोटल प्रेशर टोटल फोर्स अपॉन एरिया, तो इतना मिल गया। अब उस टोटल को मैंने क्या किया, दो भाग में बांट दिया कि वो जो टोटल प्रेशर मेरा नीचे की तरफ लग रहा था किस किस की वजह से लग रहा था, कॉलम की वजह से आने वाले लोड की वजह से जो प्रेशर था वो, दूसरा फुटिंग के सेल्फ वेट की वजह से जो प्रेशर लगा वो, इन दो भागों में मैंने बांट दिया। तो ये जो प्रेशर आ रहा है कॉलम के लोड की वजह से आएगा एक तो P अपॉन ए, और दूसरा फुटिंग के वेट की वजह से कितना आएगा 0.2 P अपॉन ए। ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं यहां पर, टोटल प्रेशर। तो यहां पे ये देखो, अब हम ये देख रहे हैं, ये दोनों मैंने दो हिस्सों में देख लिया। जो यहां पर फुटिंग को बेंड करने के लिए ऊपर की तरफ जो धकेल रहा होगा, फुटिंग को सैगिंग जो देगा हमारा, वो कितना प्रेशर होगा, इसको पहले एक बार यहां देखते हैं फिर समझते हैं डायग्राम से। देखिए जो नेट प्रेशर है फुटिंग के ऊपर ड्यू टू विच फुटिंग इज बेंडिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ मुड़ रही होगी,
सैगिंग जिसको बोलते हैं यहां पर, ठीक है। इस तरह से सैग हो रही होगी, ये दिख रही है यहां पर सैगिंग भी, आपको पता चलेगा सैगिंग होगिंग भी क्या है। वो मैंने W नोट बोल दिया यहां पे, मतलब नेट जो मेरा काम कर रहा होगा प्रेशर, ये चीज कितना होगा, टोटल माइनस फुटिंग, इतना प्रेशर मेरा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जो कि फुटिंग को ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा। कैसे, ये समझो, ये P/A वैल्यू आ गई है। कैसे, अब ये यहां से समझो कि मैंने कैसे बताया है ये। देखो, नेट प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा होगा फुटिंग के ऊपर धकेलने के लिए, वो कितना लगेगा, टोटल नहीं लगेगा। वो टोटल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि P/A प्रेशर इसकी वजह से आ रहा था और 0.2 P/A प्रेशर इस फुटिंग की वजह से आ रहा था जो नीचे लग रहा था। तो ये जो यहां पे मैंने टोटल प्रेशर यहां पर WT बताया था, ये हमारा किससे मिलके बना था, WT, W0 प्लस WF, मतलब या W0 या प्लस WF नहीं, आप ऐसे मान लो कि कॉलम प्लस फुटिंग, इन दोनों की वजह से मिलके हमें टोटल प्रेशर ऊपर की तरफ मिल रहा था। अब जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है उसका जो इफेक्ट नजर आएगा फुटिंग के ऊपर, वो कैसे आएगा, ऊपर की तरफ एक तो फुटिंग का था यहां पर और एक दूसरा कॉलम की वजह से था, जैसे यहां पे मैंने शो किया है आपको। तो फुटिंग का जो लोड नीचे की तरफ लग रहा था, नीचे से भी मुझे उतनी ही रिएक्शन मिल रही थी। तो यहां पर भी जो टोटल है मेरा, ये किसकी वजह से है, यहां पर ये भी फुटिंग प्लस, सपोज ये मैंने यहां पर सपोज W0 ही बोल दिया मैंने, ठीक है, प्लस W0 मतलब जो कॉलम वाला ही बचेगा वही है ये, ठीक है। तो कॉलम प्लस फुटिंग इसी की वजह से आ रहा था। तो यहां से ऊपर लगने वाला प्रेशर फुटिंग वाला, तो यहां पे फुटिंग जो आ रही थी, फुटिंग के खुद के वेट ने ही क्या कर लिया, काउंटर बैलेंस कर लिया। मतलब WF प्लस W0 ऊपर की तरफ लग रहा था और WF और W0 इधर से लग रहा था, ये प्रेशर बैलेंस किया हुआ है यहां पे। तो ऊपर धकेलने वाला फोर्स कितना होगा या प्रेशर कितना होगा, ये जो प्रेशर होगा ये तो क्या हो जाएगा, नीचे धकेलने वाला और ऊपर धकेलने वाला दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। ये तो खुद के वेट की वजह से जो आ रहा था प्रेशर, वो तो क्या हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो जो बचेगा प्रेशर ऊपर धकेलने वाला, वो किसकी वजह से आएगा, जो W0 जो बचा हमारा, जो ऊपर से कॉलम ने लगाया था, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्स्ट्रा हमारा बच गया था सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के अलावा, वही इसको क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा। फुटिंग वाला क्यों नहीं काम करा, क्योंकि फुटिंग का खुद का वेट यहां पर बैलेंस हो जाएगा इसके प्रेशर के लिए। ऊपर की तरफ जो फुटिंग का काम कर रहा था वो तो क्या किया, इसके खुद के वेट नहीं बैलेंस कर लिया, उतना वजन तो उसका खुद का ही था, तो वो उसने महसूस किया ही नहीं। तो नेट फुटिंग के ऊपर बेसिकली आप समझ के चलो ये चीज कि फुटिंग के ऊपर कितना काम कर रहा है। यहां पर फुटिंग के ऊपर कितना काम करेगा, ऊपर से जो आया था P प्लस इसके खुद के वेट की वजह से जो था, ठीक है, मतलब 0.2 P, टोटल इतना था। तो बस 0.2 P किसके वजह से था, फुटिंग की वजह से। तो वो तो 0.2 P तो क्या हो गया, बैलेंस हो जाएगा, ऊपर से भी 0.2 लगाया फुटिंग ने और नीचे से भी 0.2 P मिल गया फुटिंग को, ठीक है। इसके अलावा फुटिंग को नीचे से एक एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी मिल रही है, जो कि इसके ऊपर कॉलम ने ट्रांसफर करी थी, वही वैल्यू इसको नीचे से भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। ये चीज क्लियर। तो ऊपर की तरफ जो धकेलेगा इस फुटिंग को, ऊपर की तरफ ऐसे धकेलेगा, वो कौन सा फोर्स होगा या कौन से प्रेशर की वैल्यू होगी हमारी, नेट प्रेशर। नेट प्रेशर हमारा क्या होगा, टोटल में से फुटिंग वाला अगर मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो कोई और भी अगर लग रहा है इसके ऊपर, तो वो भी नेट ऐड होके नीचे से ऊपर की तरफ हमें एक रिएक्शन के रूप में मिलेगा, जो किसको ऊपर की तरफ कर रहा होगा। और सैगिंग इसलिए बोला क्योंकि इसकी शेप हमारी सैगिंग के रूप में नजर आ रही है यहां पर, ठीक है। इस तरह से धकेलेगा तो वो कुछ इस तरह से इसको शेप बना देगा, ये सैगिंग शेप है आपकी, ठीक है। तो यहां पर आपको जो नेट प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल माइनस फुटिंग। फुटिंग का माइनस कर दूंगा तो नेट कितना काम कर रहा होगा फुटिंग के ऊपर, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे सिर्फ कॉलम का नजर आ रहा है आपको, तो इसलिए कॉलम का दिख रहा है। अगर और कोई भी चीज आपके ट्रांसफर कर रही है फुटिंग के ऊपर लोड, तो उसका भी आ जाएगा ऐड, ठीक है, ऐड होकर एज इट इज। कुछ भी है फुटिंग के अलावा वो आपका नेट प्रेशर लग रहा होगा ऊपर की तरफ धकेलने के लिए, ये आ गया। तो वो कितना आ गया 1.2 P यहां के हिसाब से, 1.2 P अपॉन ए माइनस इसका कितना था 0.2 P अपॉन ए। तो P अपॉन ए जो हमारा ऊपर से कॉलम ट्रांसफर कर रहा था बेसिकली, उतना ही इसको रिएक्शन मिल रहा है नीचे की साइड से। कॉलम के साथ में कोई और भी लोड होता तो उसके हिसाब से भी इसको मिल जाता है यहां पर ऊपर की तरफ रिएक्शन।
जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया टोटल कितना नीचे से काम कर रहा है WF प्लस W0 और नीचे ऊपर से WF, इसके ऊपर फुटिंग के ऊपर बता रहा हूँ सिर्फ। तो नेट हमारा काम करेगा W0। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सपोज ये मेरी फुटिंग है, यहाँ से ऊपर इसका ये सेल्फ वेट काम कर रहा है WF मतलब प्रेशर बेसिकली, और नीचे से कितना काम कर रहा था WT फुटिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहां से नीचे से ऊपर मिलने वाली रिएक्शन किस किस से मिलके बनी होगी, फुटिंग प्लस W0। ये दोनों मिलके आपको यहां पर क्या कर रहे हैं, नीचे से रिएक्शन के रूप में एक प्रेशर लगा रहे हैं जिसको मैंने सोइल प्रेशर बोला है, ठीक है। तो ये जो सोइल प्रेशर होगा यही हमारा नेट फुटिंग के ऊपर काम कर रहा होगा। तो ये जो इतना पार्ट है ये तो इसने बैलेंस कर दिया WF ने, और जो बाकी जो बच गया हमारा टोटल में से उतना ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा इसको धकेलने के लिए। तो यहां पर हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी कि नेट प्रेशर हमारा जो फुटिंग पे लग रहा होगा वो मैं कैसे निकालूंगा। टोटल में से फुटिंग का हटा के प्रेशर जितना भी बचता है आपका नेट प्रेशर आ जाएगा। इसको लेके आगे फिर मैं डिजाइन करता हूं। ये नेट प्रेशर आ गया मेरा W0, इसको आगे फिर सपोज LSM से कर रहा हूं तो फैक्टर्ड कर देंगे, इसको आगे फैक्टर करेंगे, ठीक है 1.5 टाइम्स हम। तो इसके आगे देखते, पहले इसको आप करिए। सपोज यहां पर तो मैंने क्या दिखाया आपको, सिर्फ सिंपल एक पी लोड जो ट्रांसफर कर रहा है कॉलम, उसकी वजह से आपको यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशंस दिखाई हैं। बट अब ऐसा केस भी तो हो सकता है ना कि आपका कॉलम जो है इसेंट्रिसिटी पे आ जाए, थोड़ा बहुत सेंटर पे लोड ना लगा के थोड़ा सा साइड में आ जाए कॉलम, तो फिर क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी, उसकी वजह से मूवमेंट भी आ जाएगा। उसका केस चेक करते हैं एक बार, इसको नोट डाउन करिए सारा। तो यहां पर केस 2 करके लिख लो कि अगर हमारे फुटिंग के ऊपर सपोज इसेंट्रिसिटी भी आती है, इसेंट्रिसिटी आ जाए या फिर कोई मूवमेंट लग रहा हो, ठीक है, एक ही बात है, एक ही तरह काम करेंगे, वो देख लेते हैं अभी हम यहां पर। अगर इसेंट्रिसिटी आ जाएगी तो इसेंट्रिसिटी की वजह से हमारे फुटिंग के ऊपर दो काम करेंगे, दो मतलब चीजें आएंगी। एक तो डायरेक्ट जो फोर्स लग रहा था वही, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जनरेट होने वाला बेंडिंग मूवमेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट केस। तो केस नंबर 2 आप लिख लो यहां पर। सपोज केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, इफ कॉलम इज प्रोवाइडेड एट एन इसेंट्रिसिटी एट एन इसेंट्रिसिटी, और क्या है आपका, द लोड इज एक्टिंग विद अ मूवमेंट, और द लोड is acting with a movement। मतलब कॉम्बिनेशन है आपका, कोई लोड भी लगा हुआ है डायरेक्ट और आपका उसके साथ में मूवमेंट भी आ रहा है। मतलब इस तरह का केस जो है आपका कैसा नजर आएगा। सपोज इस तरह से, ठीक है। तो सपोज इस तरह से आपका कोई भी लोड आ रहा था, ठीक है, यहां पे आपका क्या है, ये सेंटर है सपोज। तो ये लोड आपका यहां पे काम कर रहा होगा कहीं, तो ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो या तो कुछ इस तरह से काम कर रहा हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी लोड आएगा और इसके साथ में एक मूवमेंट आ जाएगा। या फिर इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से समझना चाहूं
तो वो कैसे हो सकता है, या मतलब जो मैंने आपको बताया, अगर इसेंट्रिसिटी पे नहीं है सपोज और मूवमेंट के साथ में लोड आ रहा है, तो वो कैसे नज़र आएगा। सपोज कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको P फोर्स नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे आपको मूवमेंट दिया हुआ है। इसी का ही अगर मैं देखूँ तो ये भी आपको आइडियलाइज जब करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, मूवमेंट भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P इंटू ई। इसी को जब मैं इसके बराबर में, मतलब जब हम सोम के अंदर ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं, लोड को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरी एक्सिस पर, तो इसी तरह से इसको ट्रांसफर किया जाएगा। इस लोड को मैंने सेंटर पे यहाँ पे CG पे इसके ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से बिहेव करेगा कि P यहाँ पे लग रहा है, फोर्स डायरेक्ट फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस एक जो मूवमेंट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पर, ठीक है। या अगर ट्रांसफर नहीं करता, अगर वैसे ही डायरेक्टली केस इस तरह से है हमारा कि सेंटर में कॉलम है और उसकी वजह से आ रहा है P फोर्स और एक मैंने एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया हुआ है M, कोई भी हो सकती है वैल्यू P इंटू ई, जरूरी नहीं है कि P इंटू ई हो, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल आपने मूवमेंट जो है लगाया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी केस अगर है तो ऐसा नजर आएगा हमें वो इसके अंदर। तो अगर हम ये जो केसेस हैं ये सॉल्व करते हैं तो इसका जो प्लान भी होगा वो देखते हैं अगर, तो प्लान में हमें कैसे नजर आएंगे ये। अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो ये केसेस हमें कैसे नजर आएंगे, ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे भाई हमें। जब आप कॉलम बनाओगे तो सपोज ये आपकी क्या है, फुटिंग, फुटिंग के बाद यहां पर आपने क्या दिखाया, ये कॉलम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉलम। तो एक तो लोड आपका कॉलम के ऊपर क्या होगा, यहां पे आ रहा है P फोर्स, और एक मूवमेंट आ रहा है आपका क्या, P इंटू ई सपोज, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से प्लान में नजर आएगा, यही इन दोनों को ही आप आइडियलाइज कर लो, कोई भी केस ले लो वो ऐसे ही नजर आएंगे आपको, ठीक है। CG पॉइंट पर अगर चेक करता हूं तो P फोर्स और एक हमें यहां पर मूवमेंट नजर आएगा, तो इनकी वजह से आने वाले जो हमारे प्रेशर है, सोइल प्रेशर है बेसिकली, वो कैसे हमारा चेंज हो जाएगा। नीचे से सोइल जो प्रेशर लगाएगी वो क्या यूनिफॉर्म रहेगा, अलग अलग रहेगा, कैसे आएगा वो चेक करना है हमें बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रेशर की जब मैं बात करता हूं यहां पे, एक तो प्रेशर हमारा किसकी वजह से नजर आएगा, नीचे से सेल्फ वेट की वजह से। सेल्फ वेट की वजह से कैसे नजर आएगा हमें, कांस्टेंट नजर आएगा, मतलब इधर से लेफ्ट से लेके राइट पर जब हम जाएंगे तो एक कांस्टेंट प्रेशर जो है वो नजर आएगा हमें। तो इसको मैंने इस तरह से शो कर दिया, यहां पे ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं सपोज यहां पर ये हमारे लिए पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन ये लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए पॉजिटिव हमारे लिए, और ड्यू टू ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारे लिए, यहां पे किसका डायग्राम शो किया हमने, ये प्रेशर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। फुटिंग का जो सेल्फ वेट होगा मतलब WF, ठीक है। तो ये क्या आएगी वैल्यू इसकी, WF होगा ये, और क्या होगी वैल्यू 0.2 P/A, ठीक है, 0.2 P/A यही होगी हमारी प्रेशर जो आ रहा होगा सेल्फ वेट की वजह से इसके, ठीक है जी। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या और लग रहा है यहां पर, इसके अलावा किसकी वजह से आ रहा था, जो नेट प्रेशर हमें मिल रहा था कॉलम की वजह से जो आपका आ रहा होगा, मतलब जो एक डायरेक्ट लोड की वजह से, कॉलम की वजह से मतलब कॉलम से ही ट्रांसफर होगा, बट यहां पर एक डायरेक्ट लोड, कंप्रेसिव लोड जो आपको मिल रहा होगा उसकी वजह से भी आपको एक यहां पे मिलेगी स्ट्रेस या प्रेशर, जो कि क्या होगी P/A। वो भी कैसे होगी आपकी डायरेक्ट, अगर मैं देखता हूं डायरेक्ट P लोड की वजह से, वो भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, शुरू से आखिर तक कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है ना, यहाँ पे सेंटर पे CG पे काम कर रहा है,
तो यूनिफॉर्मली काम करेगा। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया तो अब वो CG पे ही लग रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स। ये क्या हो गया, P/A। ये किसकी वजह से दिखाया मैंने, ये भी क्या है, कंप्रेसिव है, नीचे लग रहा है तो ये भी पॉजिटिव है। सपोज ये किसकी वजह से है, प्रेशर ड्यू टू डायरेक्ट लोड, जो कि क्या था, P है सपोज। ठीक है, तो एक फोर्स एक स्ट्रेस आपका यहां पे आ गया, ये चीज हो गई। टोटल सॉइल प्रेशर निकालेंगे अभी हम। इसके अलावा ये दोनों तो अभी हमारे पहले भी काम कर रहे थे यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अभी। इससे पहले जब हमने इसेंट्रिसिटी नहीं भी पढ़ी थी तब भी ये दोनों तो हमारे एज इट इज काम कर ही रहे थे। एक्स्ट्रा क्या आएगा अब यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी बेसिकली। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस किसकी वजह से आएंगी, इस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, मूवमेंट की वजह से यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस नजर आएंगे। अब सपोज ये आपकी क्या है, ये एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स, और यहां पर आपको क्या मिलेगी, ये वाई वाई। ये क्या है, वाई वाई। ठीक है, तो जब मैं यहां पे चेक करूंगा बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, तो एक चीज आपको यहां पे पता होना चाहिए कि सपोज ये हमारी इस तरह से एक्सिस है। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे पता करना है आपको, कि प्लस माइनस का तो खैर मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे, मूवमेंट कैसे आ रहा है वो कैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस लेके आएगा वो चेक करना बता रहा हूं यहां पे। सपोज इस तरह से हमारा ये इस तरह से एक्सिस थी यहां पे, तो मूवमेंट हमारा कैसे आ रहा है, इस तरह से हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पे मैंने शो किया है। तो ये क्लॉकवाइज इसको कैसे घुमाएगा, ये इस तरह से घुमाएगा सपोज। ठीक है, ऐसे यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज क्लियर। अब इसको जब मैं चेक करता हूं, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा या ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, ये बेसिकली ये इस तरह से लग रहा है मूवमेंट आपका, यहां पे आपको नजर आएगा ये चीज कि ये जो मूवमेंट आपको यहां पे नजर आ रहा है ये कैसे घुमा रहा है, इसको फुटिंग को इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज आप क्या कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो यहां पर। ऊपर से देखोगे तो ये इस तरह से नजर आएगा ऐसे। ठीक है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि अगर साइड से देखेंगे तो ये ऐसे ही नजर आएगा आपको घुमाता हुआ, बट ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो ये ऐसे नजर आ रहा है मुझे, ऊपर से मतलब ऐसे, ये मुझे कोई कॉलम जो है ये ऐसे नजर आ रहा है, और ये एक्सिस कैसे होगी, ये ऐसे होगी, एक्स एक्स एक्सिस। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा इस तरह से तो ये इस एक्सिस के इस तरह से घूमेगा अबाउट, मतलब ये इस एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से घूमेगा। ये जो होगा, ये तो कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये वाई एक्सिस के अबाउट। कैसे घूम रहा है आप उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करो। यहां पे जब ये बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है तो ये कैसे घूम रहा है, ये इस तरह से, ये ऐसे घूमेगा बेसिकली, ये इस तरह से, ये ऐसे। यहां पे बेंडिंग मोमेंट आपको नजर आ रहा है तो ये ऐसे नजर आ रहा है, ये ऐसे। ऊपर से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज जो घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो ये जो एक्सिस आपको नजर आ रही है, ये एक्सिस ऐसे देखूंगा तो ये ऊपर दिखेगी, तो ये एक्सिस कौन सी है, वाई वाई एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट इसके चारों तरफ ये इस तरह से घूम रहा होगा, ये ऐसे। ये थोड़ा सा विजुअलाइज करो, इसी से सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं इसीलिए थोड़ा सा इस पे टाइम दे रहा हूं कि विजुअलाइजेशन पे बेसिकली। तो ये एक्सिस थी आपकी और ये ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा इस तरह से कुछ। तो ये कौन से पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के। यही मैंने ऐसे करके यहां पे देखी तो ये ऐसे नजर आएगा हमें, तो ये ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ऐसे। अब ये एक्सिस कौन सी आपकी, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ये वाई एक्सिस है। यहां पे ऐसे 2D में आपको ऐसे नजर आएगी। तो यहां पे अब आपको समझ आना चाहिए कि ये आपको रोटेट करेगा। ठीक है, एक बेंडिंग स्ट्रेसेस आपकी आ जाएंगी फुटिंग के अंदर। बेंडिंग स्ट्रेसेस का नेचर कैसा होगा, सिर्फ उसी के लिए मैंने आपको यहां पे इतना कुछ करके दिखाया है। मतलब जब मैं यहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस यहां पे ड्रॉ करूंगा, सपोज इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, इसको, ये आप छोटी सी बात है, डायरेक्शन और साइन के लिए आप सिर्फ ऐसा करो। यहां पे ये जो आपका फोर्स मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज कैसे आएगा, सपोज कोई एक फोर्स आपका इधर काम कर रहा होगा और एक फोर्स इधर काम कर रहा होगा सपोज, यही इसको इस तरह से घुमाएंगे ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से घुमाएंगे तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, नीचे की तरफ फोर्स। ठीक है, ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, यहां पे बेसिकली आपको सैगिंग दिखाई देगी और यहां पे हॉगिंग। ये इसको
ऊपर उठाएगा, यहां पे ऐसे ऊपर उठाएगा और यहां पे इधर आके इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे। यहां पे ये ऐसे जा रही है और इधर आके ऐसे ऊपर हो रही है, यहां पे नीचे जा रहा है और यहां पे ऊपर जा रहा है। ये फोर्सेस आपको ऐसे नजर आएंगे, तब जाके आपको क्लॉकवाइज कुछ मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, समझने के पर्पस से बनाए ये दो फोर्सेस, कोई फोर्स नहीं लग रही है, मूवमेंट लग रहा है, बस इसकी डायरेक्शन समझने के लिए आपको बताया गया है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, सैगिंग, और यहां पे हॉगिंग। सैगिंग को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और हॉगिंग को नेगेटिव। ये भी नहीं समझ आता तो आपको यहां पे कैसा फोर्स मिल रहा था, नीचे की तरफ, और यहां पे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या माना है हमने, फोर्स तो पॉजिटिव माना है, बट यहां पे बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना। सैगिंग और हॉगिंग से देखो, बेंडिंग मोमेंट को हम सैगिंग और हॉगिंग से चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए बेसिकली वो फोर्सेस मैंने बनाए थे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो सैगिंग और हॉगिंग समझ आई आपको, यहाँ पे नीचे जा रहा था इसलिए यहाँ पे सैगिंग करेगा, और यहाँ पे ऊपर जा रहा था वो हॉगिंग करेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे मिलेंगी, इस तरह से मिलती हैं आपको। यहां पे क्या था, सैगिंग, यहां पे हॉगिंग। क्लियर, ये आपको कॉन्सेप्ट जो है यार, देखो साइन का जो मैंने बताया है वो ऐसे क्लियर कर लो, या जो बेंडिंग मोमेंट में आप लोगों ने सोम में सीखा होगा वैसे समझ सकते हो। जैसे भी समझोगे साइन यही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा समझने का आपका तरीका जो है वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज चीजें वही रहेंगी। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, इंसान वही रहेगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की, ये किसकी वजह से आई है, अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी देखेंगे, अभी तो सिर्फ हमने डायरेक्शन देखी है। ये किसकी वजह से है, प्रेशर ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, प्रेशर या फिर स्ट्रेस। अब ये क्या हो गया, यहां पे इसको सपोज मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी है हमारी, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और बेंडिंग स्ट्रेसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग फॉर्मूला या फिर फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, जो कि क्या होता है हमारा, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या होता है, M/I इक्वल्स टू F/Y इक्वल्स टू E/R। सोम में सीखा है आप लोगों ने ये, इसको फ्लेक्सुरल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है हमारा, और फ्लेक्सुरल का मतलब क्या होता है हमारा, बेंडिंग, तो बेंडिंग फॉर्मूला। तो F क्या है हमारी यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो मुझे यही चाहिए, तो यहां से मुझे क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस। तो F की वैल्यू कैसे लिखूंगा यहां से मैं, F इक्वल्स टू M/I इंटू में Y। बेंडिंग स्ट्रेसेस हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब यहां से बेंडिंग स्ट्रेसेस तो आ गई, बट I जो मैंने वैल्यू यूज करी है ये, और Y, ये हम कौन सा यूज करेंगे, IXX IYY। उसके लिए मैंने आपको इतना यहां पे इतनी देर लगा के समझाया था कि कौन सी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, YY एक्सिस के। तो हमें YY एक्सिस के अबाउट देखना है कि ये कितना मजबूत है या कितना रेजिस्टेंस शो करता है रोटेशन के। तो उसके लिए ही मुझे पता चलेगा कि कितनी बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। जितना रोकेगा उतना स्ट्रेस आएगा। ठीक है, मैंने पहले शायद नहीं बताया आपको कि स्ट्रेसेस कब आती हैं, जब मैं किसी चीज को रोकता हूं तभी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। अगर नहीं रोक रहा तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी ही नहीं। ठीक है, आप कुछ काम करना चाह रहे हो और आपको सपोज कोई इंसान मना कर देता है कि ये काम नहीं करना, और आपका मन है करने का, तो आपके दिमाग पे क्या आएगा, टेंशन आएगी, स्ट्रेस लेते हैं हम फिर कि ये मुझे करने नहीं दे रहा, मुझे करना था ये वो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। फिर अगर आपको कह दे कि जाओ कर लो ये काम, तो आपके दिमाग पे क्या हो गया, स्ट्रेस खत्म, आपने वो काम कर दिया, खत्म। तो स्ट्रेसेस ऐसे मटेरियल्स के अंदर भी ऐसे ही जनरेट होती हैं। जब भी मैं उसको जो काम वो करना चाह रहा है वो करने से रोकता हूं, तो तभी क्या होती हैं, स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, ये इस वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना चाह रहा था इसको। ठीक है, तो घुमाना चाह रहा था, बट मटेरियल क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो रोकेगा तो स्ट्रेसेस आएंगी, स्ट्रेसेस आएंगी तो उस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगी, स्ट्रेसेस चेक करूंगा कितनी स्ट्रेस आ रही है, कितनी स्ट्रेस आएगी, जितनी ताकत से उसको रोकेगा। और रोकने की ताकत, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन कैसे निकालता हूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, कि घुमाने के लिए ये कितना रुकावट पैदा कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
तो कौन सी एक्सिस के अबाउट चेक करना है मुझे? रेजिस्टेंस वाई वाई एक्सिस के। तो वाई वाई एक्सिस का यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लूंगा, और डिस्टेंस कौन सा लूंगा? ये जो इसेंट्रिसिटी है बेसिकली, जिस एक्सिस पे मुझे यहां पे इसेंट्रिसिटी मिली थी, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे मेरा फोर्स लग रहा होगा या काम कर रहा होगा, जो घुमा रहा है इसको, बेसिकली जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, तो वो आ जाएगा यहां पे। इसको फिलहाल हम यहां पे, ये हमने किसके लिए देखा था? रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये कहां से हमारा? फ्रॉम सोम, फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वहां से ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। अब यहां पे अप्लाई करते हैं। यहां पे जब मैं स्ट्रेस की वैल्यू लिखूंगा तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? स्ट्रेस जब मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या आ जाएगी हमारी? m अपॉन आई, कौन सा आ जाएगा? आई वाई वाई, ठीक है, इनटू में डिस्टेंस जो हमारा एक्स एक्सिस पे, यहां पे ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, ये हमारी सपोज यहां पे ये एक्स एक्स है, तो इसेंट्रिसिटी जो मुझे मिल रही थी वो इसी एक्सिस पे मिल रही थी, तो ये जो डिस्टेंस होगा, एक्स डिस्टेंस हमारा होगा, कुछ भी हो सपोज, तो वो हम सपोज यहां पे एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा। अगर ये इसेंट्रिसिटी हमारी यहां की बजाय यहां होती, मतलब कि ये कॉलम जैसे मैंने यहां पे दिखाया, यहां पे शिफ्ट था ना, अभी इसेंट्रिसिटी आ रही थी जो, अब ये यहां की बजाय अगर यहां पे ये इधर शिफ्ट होता, यहां होता, तो तब मैं डिस्टेंस कौन सा ले लेता फिर? वाई वाला। ये यहां पे कितनी इसेंट्रिसिटी है या कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है ये, तो वो आपका अलग हो जाता। और कैसे रोटेट करता है ये? एक्स एक्स के अबाउट, तो वहां पे आई एक्स एक्स ले लेता, ठीक है। अभी इसेंट्रिसिटी इधर दिखाई हुई है, तो हम एक्स एक्स के अबाउट यहां पे सारी कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब वाई वाई के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, और डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अंदर लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। बाकी ये डिटेल में सारी चीजें सोम में करते हैं, बट यहां पे यूज हो रही हैं तो अभी हम कर रहे हैं इनको भी, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रीफ में चेक किया हमने, आइडिया लेने के लिए बेसिकली कैसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पे स्ट्रेसेस का नेचर आ जाएगा। यहां पे लिख देते हैं हम, क्या हो जाएंगे स्ट्रेसेस अब हमारे यहां पे? m इंटू एक्स अपॉन आई वाई वाई, यहां पे भी m इंटू एक्स अपॉन आई वाई वाई। क्लियर? तो जो नेट हमें रिजल्टेंट हमें स्ट्रेस मिलेगी या प्रेशर जो मिलेगा, प्रेशर डायग्राम जो हमें मिलेगा, जो प्रेशर लग रहा होगा फुटिंग के ऊपर, वो कैसे मिलेगा? ये किन के बराबर हो जाएगा हमारा? सपोज ये हमारी फुटिंग है, ठीक है, नीचे से कैसी है? बिल्कुल प्लेन है, तो इसके ऊपर फुटिंग के अंदर हमारा जो प्रेशर लगेगा कैसे लगेगा? ये प्लस ये, फिर यहां पे माइनस, इस मतलब इस एंड पे अगर मैं चेक करता हूं तो ये प्लस ये माइनस ये, तो ये कुछ सपोज इतनी वैल्यू आती है, ठीक है, वैल्यू भी लिखेंगे अभी। और यहां पर क्या होगा? ये प्लस ये प्लस ये, यहां पर क्या है? सारी चीजें प्लस हो रही हैं, तो ज्यादा प्रेशर लगेगा इधर, तो ये थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नजर आएगा यहां पे, ये ऐसे ऊपर की तरफ जो सोइल प्रेशर लगा रही होगी, तो जो सोइल प्रेशर नेट हमें मिलेगा ये मिल जाएगा यहां पे। यहां पे कितना होगा? ये प्लस ये कितना है? 1.2 पी अपॉन ए लिख सकता हूं, तो 1.2 पी अपॉन ए माइनस m इंटू, अगर मैं मैक्सिमम की भी बात करता हूं तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी यहां से कितनी हो सकती है? ये सपोज आपकी टोटल लेंथ क्या है? l है, तो l का आपको यहां पे cg कहां मिलेगा? l/2 डिस्टेंस पे, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा सकता है? यहां पे कॉर्नर पे लग सकता है बिल्कुल l/2। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, अभी चलो x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बट अगर लिखना चाहूं तो ये x की वैल्यू आपकी मैक्सिमम जो है वो l/2 तक हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे m इंटू l/2 आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर मैं यहां पे मैक्सिमम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूं तो। अभी एज इट इज लिख देते हैं अपॉन आई वाई वाई, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1.2 पी अपॉन ए प्लस m इंटू एक्स अपॉन आई वाई वाई, ठीक है। तो यहां पे लिख भी लेना बेशक, फॉर मैक्सिमम, ठीक है। तो x जो है x इक्वल्स टू
L/2 फॉर मैक्सिमम स्ट्रेसेस। ठीक है, मैक्सिमम हमारा यहां तक आ सकता है। वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने कॉलम कहां दिया है। वो मैंने मैक्सिमम आपको एक केस बताया है कि मैक्सिमम आपका L/2 तक आप उसको इसेंट्रिसिटी के द्वारा यहां पे इधर लेके जा सकते हो। तो ये आपका केस आ गया, या स्ट्रेसेस जो सोइल, आपका सोइल प्रेशर आ गया। तो नेट सोइल प्रेशर जो टोटल आ रहा है आपका, वो क्या है, ये है टोटल है बेसिकली। ये कि टोटल जो आपको प्रेशर नजर आ रहा है आपकी फुटिंग के ऊपर, वो ऐसे नजर आएगा इन सभी के कॉम्बिनेशन के बाद में। ये चीज क्लियर सबको? तो अभी हमने देख लिया, कॉम्बिनेशन भी चेक कर लिया। अगर ये इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन लग रहा है लोड का, तो तब कैसे हमारी जो फुटिंग है उसके ऊपर सोइल प्रेशर आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।